नमस्कार, आप सभी का एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जय चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल नया है और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा यहाँ पे 4 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। 1, 2, 3, 4 हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नया चैप्टर नंबर 5 वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा 5 है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, ये प्रश्नावली 4 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, क्या परिणाम 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी संभव होने का मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारे पास में मूल है या नहीं है। मूल क्या होंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल और आयतन में क्या आएगा, परिमाप और क्षेत्रफल में क्या आएगा, लंबाई और चौड़ाई। ये कैसा पार्क होगा, आयताकार है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। अगर लंबाई और चौड़ाई सेम मान लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग। यहाँ पे हम एक बार अलग अलग मान के करते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई में गिवन नहीं है, पता नहीं है, तो सबसे पहले उनको मानेंगे। उसके बाद में मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान चेकआउट करते थे कि क्या उसका मान ऋणात्मक है या 0 है या प्लस में है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे चेक करने के बाद में आपको पता चल जाएगा इसका मूल है या नहीं। अगर है तो उसको आगे सोल्व करके आपको लंबाई और चौड़ाई बतानी है। पीछे वाले अगर आपको डाउट लगे तो पीछे आपको लेक्चर अच्छे से देख सकते हो, काफी अच्छे आपको समझाया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें लंबाई और चौड़ाई नहीं पता, तो पहले हम लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। लिखेंगे माना कि आयताकार पार्क की लंबाई बराबर मान लेना x मीटर है, ठीक है। इसी प्रकार से आयताकार लंबाई पार्क की एक चौड़ाई मान लेना। चौड़ाई में नहीं पता तो वो मान लेते हैं y मीटर है, ठीक है। लंबाई हमने मान ली x है, चौड़ाई हमने मान ली वो क्या है, y है। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल। तो आपको आयत का परिमाप पता होना चाहिए और आयत का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। एक बार मैं लिख देता हूं, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस का y। ऐसे ही क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, इसका मतलब क्या हो जाएगा x एंड y, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार दोनों कंडीशन हम लिख लेंगे। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन दी गई हमें, परिमाप कितना है 80, परिमाप हमारा क्या है 2x प्लस का y, इसका मतलब 2x प्लस का y इक्वल टू कितना आ गया 80। सेकंड हमें दिया है क्षेत्रफल, वो कितना दिया गया 400, तो x और y का मान कितना आ जाएगा 400। जैसे हम पहले क्वेश्चन सोल्व आउट करते थे ना कि एक से x का मान लेके सेकंड में रख लेते थे, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग हैं, एक x है और एक क्या है y है। तो हम लोग पहले क्या करते थे कि एक में हमने x का मान लेके दूसरे में x का मान पुट करके उसमें हम x का मान गिवन करते थे। तो ऐसे यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालने के बजाय हम क्या बनाएंगे, वहाँ पे द्विघात समीकरण बनाएंगे इसे, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम x का मान लेते हैं। मैं एक बार के लिए इसे समीकरण नंबर 1 देता हूँ, इसे समीकरण नंबर 2 देता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 से देखना, समीकरण नंबर 1 से अगर यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू, कोई भी आप एक वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से देखना 2x प्लस का y इक्वल टू 80, तो कितना हो जाएगा x प्लस का y, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 80/2 कितना हो जाएगा 40। तो x प्लस y इक्वल टू 40। अगर यहाँ से y की वैल्यू लेते हो या x से लो, जो चाहे तुम वो ले सकते हो।
अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू लेता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी 40 माइनस का x। ठीक है, ये y की वैल्यू मैं इसे नाम देता हूँ समीकरण नंबर 3। इस समीकरण नंबर 3 को यानी y के मान को आप समीकरण नंबर 1 2 में रख दो, क्यों हमने 1 से तो लिया है, समीकरण नंबर 2 में रख दो ताकि दोनों इक्वेशन दोनों चर क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे x के वेरिएबल हो जाएंगे। यहाँ में हमें इस प्रश्नावली में दोनों पद सेम चाहिए थे, या तो x अक्ष के होने चाहिए थे या y अक्ष के होने चाहिए। द्विघात समीकरण हमने यही सीखा है कि उसका मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस का c होता है। तो यहाँ पे x और y दो अलग अलग थे, इसलिए हमने एक का वैल्यू सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जैसे अगर समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो x y 40 माइनस का x बराबर 400, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई 40 माइनस का x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 400। ये कितना हो गया 40x माइनस का x², इसको इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब बताओ ये द्विघात इक्वेशन हुई या नहीं हुई? पहला काम हमें यही करना था कि हमें द्विघात समीकरण बनाना था। तो ये द्विघात समीकरण हो गई, इसे सही क्रम में अरेंज कर लो। सही क्रम में अरेंज करने के लिए क्या हो जाएगा माइनस का x² प्लस 40x माइनस का 400 इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का बना लो इसे। अगर माइनस में रखोगे तब भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा, प्लस में रखोगे तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे हो जाएगा x² माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया एक द्विघात समीकरण हो गया। इसे समीकरण नंबर कोई 4 दे दो। तो हमारा 4 नंबर समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब इसका कंपैरिजन करना है, इसकी तुलना करनी है किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है या व्यापक रूप बोल दो आप, मानक रूप से। मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अगर हम इसे कंपैरिजन तुलना करेंगे तो यहां से a का मान तो कितना आ जाएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा माइनस का 40 और c का मान कितना आ जाएगा 400। अगर हमें इसका स्थितित्व के लिए चेक करना है तो हम क्या करते हैं b² माइनस का 4ac में वैल्यू रखते हैं। किस में रखते हैं b² माइनस का 4ac में। तो रखो b² माइनस का 4ac, चेक आउट करना आपको कि क्या ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। ठीक है, चेक करो इसको। b का मान कितना है यहाँ से माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 400। ठीक है, 400 का 40 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, यानी प्लस के 1600, माइनस माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में 1600 हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पे 4 को 1 से करेंगे 4 और 4 को 400 से गुणा करेंगे तो ये भी 1600 हो जाएगा। 1600 माइनस 1600 करेंगे तो कितना आएगा 0। इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है 0 के बराबर। अगर हमारी वैल्यू b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो इस कंडीशन में हमारी स्थिति क्या होती है कि इसका मूल है वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे इसके वास्तविक होंगे और क्या होंगे बराबर, और क्या होंगे देखना चाहिए। फॉर्मूला होता है हमारा श्रीधराचार्य वाला, क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac बाई 2a। सभी को लेना है क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac बाई 2a। इसका तो हमने सॉल्यूशन कर लिया है यहाँ पे और हमारा मान कितना है 0 है। एक बार तो इसमें पूरी वैल्यू रख दो। माइनस b का मान कितना है माइनस का 40, तो माइनस का 40 रखेंगे, आराम से देख लेना, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 400 बटे 2a, 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 1। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा प्लस का 40 प्लस माइनस इसका पूरे रूट का वैल्यू क्या है 0 बटे 2। इसका मतलब ये क्या हो गया 40 बटे 2, और 40 बटे 2 का मतलब कितना हो गया 20। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। अरे एक्स हमने क्या माना है
एक्स हमने माना है सर लंबाई को, किसने माना हमने एक्स को, लंबाई को। इसका मतलब आयत की हमारी क्या आ गई, लंबाई, वो कितनी आ गई, एक्स। तो फिर चौड़ाई क्या मानेंगे हमने, चौड़ाई हमने मानी ही वाई। तो आप लोग क्या करो, कोई भी इक्वेशन आपको एक वैल्यू रखो, जैसे क्षेत्रफल वाले में ले लो या आप कोई से के अंदर भी ले सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। क्षेत्रफल वाले के अंदर रख लो या परिमाप वाले में रख लो, जिसमें आप भी रखना चाहो उसमें आप लोग ये वैल्यू रख सकते हो और आप इसमें मान ज्ञात कर सकते हो। या आप लोग डायरेक्ट समीकरण नंबर 3 में एक्स का मान रखो और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट आपको समीकरण नंबर 3 में एक्स की वैल्यू रखे वाई का मान बता देता हूँ आपको। जब यहाँ से समीकरण नंबर 3 से चेक करते हैं तो वाई बराबर क्या होता है, 40 माइनस का एक्स। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 40 माइनस का 20, यानी y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 20। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये आयत नहीं होकर क्या था, एक वर्ग था, क्योंकि लंबाई वर्ग और चौड़ाई की क्या होती है, सेम किसकी होती है, वर्ग की होती है। तो हम लिख देंगे अतः है पारक की लंबाई और चौड़ाई, पारक की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 20 मीटर है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा, इसमें अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो हम नया चैप्टर नंबर 5 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक इक्वेशन। समांतर श्रेणी यानी कि एक समांतर क्रम में कोई श्रृंखला, कोई संख्या, कोई लाइन लिखी हुई हो। श्रेणी का मतलब होता है किसी क्रम में लिखी हुई हो, कंटिन्यू हो, चलती हो, वो क्या होता है, एक श्रेणी क्रम। जैसे मान लो 2 4 6 8 10, ये एक सीक्वेंस में एक क्या है, एक श्रेणी है। जैसे काउंटिंग में क्या है, श्रेणी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये कंटिन्यू चल रही है, तो क्या है, एक श्रेणी है। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। गुणोत्तर श्रेणी भी होती है, समांतर श्रेणी भी होती है। आपके सिंपल सा है, समांतर श्रेणी क्या है। चैप्टर नंबर 5 में हम ओनली फॉर हम क्या पढ़ने वाले हैं, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले इसके बेसिक से बातें देखते हैं, उसके बाद में 3 या 4 फॉर्मूले हैं इसके अंदर बेसिक से, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, आपको वही आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखो यहाँ से सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी वो होती है एक ऐसी श्रृंखला जिसमें अंतर क्या हो, एक सेम हो, अंतर क्या हो, समान हो। या हम बोले दूसरी भाषा में कि एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच में अंतर है, वो क्या हो, समान हो। क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसके अंतर समान हो, या एक ऐसी श्रेणी, दूसरी भाषा और लिखा रहा हूं मैं इसको, एक ऐसी श्रेणी जिसमें पद में अंतर समान हो। वो तो लिखा दिया हमने, क्या हो, अंतर किसका होगा, ये 2 पदों के बीच में। ये अंतर किसमें होगा, वो बात देखना पहले। कोई भी 2 पदों के बीच में, 2 पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, या मैं बोलूं कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक पद के अंदर, या बोले पहले पद के अंदर, क्या बोले, पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या को जोड़कर, निश्चित संख्या को जोड़कर जो श्रेणी बनती है वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। यानी एक निश्चित संख्या को जोड़ के बने या कोई भी 2 पदों के बीच के अंतर हो, वो क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब देखना अच्छे से, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ, अच्छे से समझना। 1 2 3 4 और 5 डैश डैश डैश,
देखो ये एक सीक्वेंस से चल रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6। तो पहले की बात करते हैं अंदर की। देखो 2 और 1 के अंदर कितना, 1, 2 और 3 में अंदर भी 1, 3 और 4 में भी 1, 4 और 5 में भी 1, यानी अंतर क्या है, सेम है, समान है, तो वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। दूसरी देखना डेफिनेशन कि पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर बनी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। इसका मतलब देखो 1 के अंदर हम 1 जोड़े तो कितना बनता है, 2, 2 में फिर 1 जोड़े 3, 3 में फिर 1 जोड़े 4, 4 में फिर 1 जोड़े 5, 5 में फिर 1 जोड़े 6। मतलब एक संख्या निश्चित जुड़ रही है, वो निश्चित संख्या क्या है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब तब भी ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। जाओ जो आपको क्वेश्चन याद रखते हो। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। सर ये बताओगे आप 3 3 3, ये बताओगे एक समांतर श्रेणी है नहीं है। इसमें आपको दिया गया 3 3 3 3 डैश 3 डैश दे दिया गया, क्या बताओ ये समांतर श्रेणी है नहीं है। चेक करो कि इसका अंतर सेम है या नहीं है, चेक करोगे क्या निश्चित संख्या जोड़ने पे बन रही है क्या। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 0, इन दोनों का अंतर भी कितना है, 0, इन दोनों का अंतर भी कितना है, 0। इसका मतलब अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब चाहे ये 0 आए, चाहे ये प्लस का आए, चाहे ये माइनस का आए, अंदर आना चाहिए, वो भी क्या आना चाहिए, अंदर समान आना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या है, धनात्मक हो रहा है यानी प्लस की संख्या आ रही है, या ये कोई ऋणात्मक आए संख्या, या कोई शून्य संख्या, या पॉइंटों में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस संख्या का अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ पे अंतर सेम आ रहा है, 0 0 0, समान है। दूसरी बात करें क्या निश्चित संख्या जोड़ने पे, तो बात करो 0, अगर 3 के अंदर हम 0 जोड़ते हैं तब भी 3 होता है, 3 में फिर 0 जोड़ते हैं फिर 3 प्राप्त होता है। इसका मतलब फिर एक निश्चित संख्या जुड़ रही है, वो क्या जुड़ रही है, 0। इसका मतलब जोड़ने पे भी चाहे कोई सी संख्या हो, प्लस की संख्या हो, चाहे माइनस की संख्या हो, या शून्य हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संख्या हो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर आता है सार व अंतर। दूसरा चीज इसके अंदर क्या आता है, सार व अंतर। सार व अंतर क्या होता है, सार व अंतर वो होता है जो एक पद को दूसरे पद में घटाने पे है, जिसको हम कह रहे थे बीच का अंतर, या हम कह रहे थे एक निश्चित संख्या जोड़ने पे। तो जो संख्या निश्चित संख्या जोड़ रहे थे वही क्या होता है, सार व अंतर होता है। तो सार व अंतर लिख लो कि एक जो निश्चित संख्या जो जोड़ने पे प्राप्त हो रही है वही क्या है, सार व अंतर है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, अगर इसकी परिभाषा लिखने चाहते हो तो, कि एक निश्चित संख्या जोड़कर जो संख्या बनती है, जोड़ने पर श्रेणी बनती है, तो जो संख्या हम जोड़े हैं वो क्या है, सार व अंतर है। दूसरी परिभाषा लिख लो इसको अगर आपको डाउट लगता है तो, कि श्रेणी में किन्हीं भी दो पदों का अंतर क्या होना चाहिए, अंतर, यानी कि दूसरे में पहला पद घटाएं, या तीसरे में दूसरा पद घटाएं, या चौथे में तीसरा पद घटाएं। कोई भी दो पद के अंदर हम घटाने पे, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे कि दूसरा पद में प्रथम पद को घटाने पर सार्वंतर प्राप्त होता है। अब ये सार्वंतर दूसरे तीसरे नहीं, अब तीसरे चौथे, तीसरे और दूसरे को घटा सकते हो, चौथे और तीसरे को भी आप लोग घटा सकते हो। सार्वंतर भी आपको धनात्मक और ऋणात्मक शून्य प्राप्त हो सकता है, ठीक है, उससे आपको घबराना नहीं है। सार्वंतर को हमेशा डी से डिनोट करेंगे और समांतर श्रेणी को हम हमेशा ए पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, हमें ए पी से, याद रखना ये भी। देखो आगे, अगर आपको इसका व्यापक रूप लेना हो, पहले हम पद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पद की बात करते हैं, पदों की संख्या। तो जो पहले पद आता है, जो प्रथम पद आता है, उसे हम बोलते हैं A1। जो द्वितीय पद आता है उसे बोलते हैं A2। ऐसे जो तृतीय पद आता है उसे बोलते हैं A3। ऐसे जब डेट बात करें AN की, AN व पद होगा या N व पद, N व पद होगा तो उसे क्या लिखेंगे हम, AN लिखेंगे। N व पद को हम क्या लिखेंगे, AN, ठीक है। सार्वंतर क्या होता है, D।
तो डी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा सार्वंतर क्या, A2 माइनस का A1, या बोल दो आप लोग D बराबर A3 माइनस का A2, यानी एक पद को आपको एक पद में से घटाना है, या दूसरे को पहले में घटा लो, या तीसरे को दूसरे में घटा लो, या चौथे को तीसरे में घटा लो, या मान लो D4 माइनस D3। इसका मतलब D का फॉर्मूला क्या हो गया, जब बात करें Dn की पद वाले के, तो Dn माइनस का 1, An माइनस का 1। हमारे पास सार्वंतर D बराबर हो जाएगा An माइनस का 1। ठीक है, देखो आगे अगर हम बात करें समांतर श्रेणी की व्यापक रूप की, ठीक है, इसकी बात करें व्यापक रूप की, यानी समांतर श्रेणी बनती कैसे है, तो इसका व्यापक रूप होता है ए प्लस का डी, ए प्लस का 2D, ए प्लस 3D। देखो यहाँ पे प्रथम पद के अंदर डी का ऐड नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी आप चेक कर लो, प्रथम पद कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ये प्रथम पद 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, 2, 4, 6, 8, ये भी एक समांतर श्रेणी है। मान लो 7, 14, 21, ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके बीच में गैप 7 का सम्मान आ रहा है, या हम बोले 7 संख्या जोड़ने पे बनी जा रही है संख्या, तो प्रथम पद कोई भी आ सकता है, उसके बाद में उसमें क्या जुड़ता है, सार्वंतर जुड़ता है। तो यहाँ पे प्रथम पद होगा n, अगला पद होगा a प्लस का d, तृतीय पद होगा a प्लस का 2D, और चतुर्थ पद होगा a प्लस का 3D। ऐसे अगर बात करें an व पद की, तो वहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। देखो प्रथम पद में n d नहीं आया था, इसका मतलब एक कम आ रहा है, द्वितीय पद में 1d आ रहा है, तृतीय पद में 2d आ रहा है, तृतीय चतुर्थ पद में 3d आ रहा है, इसका मतलब 1d कम आता है। तो n पद में क्या आएगा, a माइनस का n माइनस a प्लस n माइनस का d। ये क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो सार्वंतर का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, जो कि मैंने अभी ऊपर लिखा दिया था आपको। सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं, वो होता है A2 माइनस का A1, या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो हो जाएगी क्या, D इक्वल टू AN माइनस का 1। ठीक है, अब देखो, और इसके बाद में आपकी पास में आता है कि जो श्रेणी है वो 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो हो सकती है परिमित, एक हो सकती है अपरिमित। परिमित होगी जो जिसमें फिक्स संख्या हो, और अपरिमित क्या होगी, जिसमें इन्फिनिटिव संख्या हो, यानी अंतिम पद का जिसमें पता होगा, यानी वो फिक्स है, अंतिम पद का पता नहीं है, तो वो क्या है, अपरिमित है, इन्फिनिटिव है। वो श्रेणी कहीं तक भी जा सकती है, इन्फिनिटी तक वो श्रेणी जाती है। तो श्रेणी 2 टाइप्स की होती है, पहली होती है परिमित समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को मैं एपी लिख देता हूं, एपी लिखेंगे हमेशा, हमारे जहां पे यूज आएगा समांतर श्रेणी, हम क्या लिखेंगे उसे, एपी। तो परिमित समांतर श्रेणी क्या होने वाली है, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, फिक्स हो, यानी परिमित हो, फिक्स हो, तो उसे क्या कहेंगे, परिमित समांतर श्रेणी। जैसे एक एग्जांपल देख लेना, 2, 4, 6 डेज 3 डेज 20, इसका मतलब ये कहां तक जा रही है, लास्ट 20 तक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। दूसरी बात आती है अपरिमित समांतर श्रेणी। तो अपरिमित समांतर श्रेणी के अंदर क्या होता है, पदों की संख्या फिक्स नहीं होती है, यानी वो पदों की संख्या क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अपरिमित होती है। तो पदों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, इन्फिनिटी हो, तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे 1, 2, 3 डेज डेज, अंतिम पद हमें नहीं दिया, इसका मतलब ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। उसके बाद में हमारे पास आता है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। क्या होता है, एपी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा जाता है,
कि n वा पद कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। n वा पद क्या होगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, जहां a क्या होता है, प्रथम पद, n क्या है, n वा पद, और d क्या होता है, सार व अंतर। तीनों वैल्यू रखेंगे तो n वा पद हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक बार लिखा भी देता हूँ। a क्या होता है, प्रथम पद होता है, d क्या होता है, सार व अंतर होता है, और n क्या होता है, n यानी जो हमें संख्या देगी, n वा पद पूछे तो n हमें कोई संख्या देगा, n संख्या देगा कि कितना पद निकालना है। जैसे मान लो 10वां पद निकालना है तो n का मान कितना हो जाएगा, 10। n क्या होगी, पदों की संख्या, ऐसे मान लो संख्या किसकी होगी, पदों की। ठीक है, आगे और आता है, आपको एक फॉर्मूला और आता है, वो आता है एपी के n पदों का योगफल। क्या आता है, n पदों का, यानी एपी के प्रथम n पदों का योगफल। एक तो पूछा n वा पद बताओ, एक पूछेगा n पदों का योगफल। जब योगफल की बात करें तो वो होता है SN, सम ऑफ नंबर, कितना हो जाएगा, n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये होता है। एक ये n वा पद क्या होता है, अंतिम पद। देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे a कितना, हम 2a लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार आपको मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ। चलो SN बराबर एक फॉर्मूला होता है n बटे 2 a प्लस an लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस 2a होता है। तो a यहाँ से लेके हमने SN बना लिया, या हम इसे लिख सकते हैं क्या, SN बराबर n बटे 2 a प्लस an क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं, L। तो n बटे 2 कोष्टक a प्लस का L। L क्या बताता है, अंतिम पद को बताता है। a क्या बताता है, प्रथम पद, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद का अगर n बाई 2 करें, n क्या होता है, नंबर ऑफ संख्या, कितने पदों की पूछ रहा है आपको। ठीक है, चलो देखो एक बार, देखो मैं आपको पूरे जो भी हमने पढ़ा है यही फॉर्मूले काम में आने वाले, वो मैं आपको एक साथ लिखा देता हूँ। ठीक है, देखना इधर फॉर्मूले। पहला हमने पढ़ा कि व्यापक रूप क्या होता है। क्या पढ़ा हमने, व्यापक रूप। किसके पढ़ रहे हैं, हम एपी की बात करें। ठीक, तो व्यापक रूप क्या होगा, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, डेस डे डेस, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड हमने पढ़ा क्या, सार व अंतर, वो भी मैं आपको लिखा देता हूं एक बार ताकि आपको दिक्कत नहीं है। d बराबर क्या होगा, a n माइनस का 1, यानी द्वितीय पद में प्रथम पद घटाना। ठीक है, वहां से में क्या मिल जाएगा, सार व अंतर मिल जाएगा। तीसरे में हमने पढ़ा कि n वा पद, n वा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद an यानी अंतिम पद ही होता है। an क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद को किसे लिखा जाता है, l से, यानी इसका l का अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि an और l दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे n वा पद याद कर लो, n वा पद यानी अंतिम पद ही होता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में हमने पढ़ा n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल क्या होगा, SN बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या अगर आपको अंतिम पद दिया हुआ हो तो SN बराबर लिख देना n बटे 2 a प्लस का l। l क्या है यहाँ पे, अंतिम पद है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे n पदों के योगफल के हैं और दोनों में फॉर्मूले काम में आने वाले हैं। उसके बाद में एक फॉर्मूला और देख लो आपको कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांक की बात कर ले, किसकी, प्रथम n
धन पूर्णांकों का योगफल की बात कर ले आप लोगों को, तो आप लोग डायरेक्ट बता देना सर Sn बराबर n/2 a, या चलो ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिख दो n प्लस का 1/2, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। n प्लस का 1/2 ये कब होता है? जब प्रथम n धन पूर्णांक की बात करें। तो Sn बराबर यानी इस पूरे का n प्लस का 1 हो जाता है। क्यों? प्रथम पद तो क्या होगा? 1 होगा और अंतिम पद क्या होगा? n होगा। इसलिए यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। इसी फॉर्मूले से बनाए, अलग से नहीं है, इसी फॉर्मूले से बनाया, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद हो क्या हो जाएगा? 1, अंतिम पद क्या होता है? n होता है। तो ये यहां से बन जाता है n प्लस का 1/2। ठीक है, बस यही आपको 7 फॉर्मूले याद करने हैं और पूरा चैप्टर में इसके अलावा और कोई चीज आपको काम में नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।